गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। उसी का एक टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में क्या देखते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे कि बेसिकली हम बात करते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक तरह का फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने से रोकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शन को थोड़े दूसरे तरह से हम डिफाइन करते हैं कि हम ये भी कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपके माइंड में ये तुरंत एक क्वेश्चन पूछेगा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस कैसे आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चार्जेस के बारे में होता था, यहाँ पे ऐसा कौन सा चार्ज लग रहा है? यहाँ पे तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करती है? फिसलती है, रब करती है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज का कैसे कॉन्सेप्ट आ गया? तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं अगर कोई बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इस पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने क्या किया, ये पहली बॉडी ए बॉडी ने बी बॉडी पे फिसलना स्टार्ट किया। ये जब फिसला तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसने ले लिया। फिसलेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर लिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स पे इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया रबिंग करने के टाइम, फिसलने के टाइम, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने ट्रांसफर किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो हुई ना बात इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कि यहाँ पे तो चार्जेस का केस आ गया और अपोजिट चार्ज आ गए तो हो गया इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक यानी कि मोशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक फंडा है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन इज अ रिएक्शनरी फोर्स, इट इज अ डेवलप्ड अगेंस्ट और इन रिएक्शन। यानी कि फ्रिक्शन होता क्या है कि एक ऐसा रिएक्शनरी फोर्स है जो कि एक्शन के क्या करता है, अगेंस्ट वर्क करता है। अगर हम एक्शन पे क्या है, ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे ये एफ न्यूटन से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मोशन करने की बात है, मोशन हम करवा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। यानी कि इसका जो मोशन करवा रहे हैं इधर की तरफ, यानी कि ये क्या है, इंटेंशन ऑफ फोर्स। इधर हम कह दिया है इंटेंशन ऑफ फोर्स, और ये क्या है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब कहोगे यही फ्रिक्शन फोर्स क्यों है? हमने इस पे फोर्स लगाया, सपोज कर लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 10 न्यूटन के फोर्स लगाने से हमने ये कोशिश की कि इसको हम इधर की तरफ मूव कराएं, बट ये इधर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, उसका काम ही यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक थीटा बनेगा, कंपोनेंट की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, आपको पता है कि कॉस का टर्म लेते हैं तो क्या आ जाएगा, tan cos थीटा। ये आ गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल का आ गया, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ये इंटेंशन ऑफ फोर्स। इंटेंशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि किधर हम फोर्स लगाते हैं, मोशन किधर कराना चाहते हैं, इंटेंशन ऑफ मोशन, सॉरी इंटेंशन ऑफ मोशन। हम मोशन कराना किधर चाह रहे हैं, उधर की तरफ। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, इंटेंशन ऑफ मोशन, और इसके जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये बात हो गई हमारी फ्रिक्शन की। दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट ये, देयर आर टू सरफेस आर इन कांटेक्ट, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन वन बॉडी विद एन इंटेंशन टू मूव इट अगेंस्ट देयर एक्शन। यानी कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, पहली कंडीशन की फ्रिक्शन फोर्स किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगेगा। जब दो बॉडीज होंगी, ये हमारी एक बॉक्स की बॉडी या ब्लॉक की बॉडी, और दूसरी हमारी ग्राउंडेड बॉडी, ठीक है। तो दो बॉडीज के बीच में विद एन इंटेंशन टू मूव, जिधर हम इंटेंशन करेंगे, इट अगेंस्ट देयर एक्शन देयर इज रिएक्शन डेवलप टू अपोजिट देयर इंटेंशन मोशन, दिस रिएक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि जिधर हम मोशन कराना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं जो हमने अभी बोली है, वो क्या है, देयर आर
here are two surface in contact, a force is acting, or force is acting on a body with an intention to move, it against their action. There is a reaction against their action is an reaction developed to opposes their action against their action is reaction developed to oppose intention of motion. Is called फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारा कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करता है इट डेवलप्स एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में क्या करता है, डेवलप होता है। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल इज सरफेस, इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन। यानी कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल इज सरफेस, यानी कि जो टेंजेंशियल सरफेस होगी उसका क्या होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स की क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ये तो बात हो गई सिंपल सी कि हमारा फ्रिक्शन होता क्या है। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जब टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात आती है तो तुरंत माइंड स्ट्राइक करता है। बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है स्टैटिक, दूसरा होता है हमारा काइनेटिक। और स्टैटिक में आता है ऑटो एडजस्टिंग। पहला है ऑटो एडजस्टिंग, सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इधर भी दो होते हैं। इधर कौन कौन से होते हैं, दो। एक तो होता है स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। तो ये फ्रिक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि ऑटो एडजस्टिंग की बात क्या है। ये टर्म आया ऑटो एडजस्टिंग। तो ऑटो एडजस्टिंग का मतलब है क्या कि अगर कोई सपोज कर लो ये हमारा हैंड है, इस पे हमने डस्टर को रखा और हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सपोज कर लो ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है और इस पे हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो इस पे इतना फोर्स लगाया, टच किया, लेकिन ये मूव नहीं किया। फिर फोर्स लगाया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर भी नहीं मूव किया। फिर फोर्स लगाया, फिर भी नहीं मूव किया। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन नहीं करने देना। तो ये क्या है, ऑटो एडजस्टिंग, यानी कि हमारा जो फोर्स है ये अपने आप इसको एडजस्ट कर ले रहा है, मोशन नहीं करने दे रहा है। तो ये फ्रिक्शन कैसा हो गया, ऑटो एडजस्टिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर इसकी कैपेसिटी है 3 न्यूटन, सपोज कर लेते हैं मैथमेटिकल ऐसा समझते हैं कि अगर इसकी कैपेसिटी है कि 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर इस पे लगा दिया जाएगा तो ये मूव कर जाएगा, और अगर 3 न्यूटन या 3 न्यूटन से कम फोर्स लगाया जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो हमने पहले 1 न्यूटन लगाया तो नहीं मूव किया, 2 न्यूटन लगाया तब भी नहीं मूव किया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी नहीं मूव किया। जैसे हमने 4 न्यूटन लगाया ये तुरंत क्या करने लगा, मूव करने लगा। ओके, तो मैक्सिमम वो ऐसा फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स लगाने पर ये क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि उस फोर्स पर, जिस फोर्स पर ये अपनी बॉडी को छोड़कर मोशन करना स्टार्ट कर दे, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम थोड़ा और डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि होता क्या है।
तो पहले हम बात करते हैं, ये तो हमने बता दी। और स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज कर लीजिए बॉडी है, इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होता है? ऑन ए रेस्ट विद एन इंटेंशन टू मूव इट, यानी कि हमारा इंटेंशन होता है कि ये मूव करे, तो उसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो मूव करे, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने बताया था फर्स्ट वीडियोस में कि इससे पहले बता चुके हैं कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट रेस्ट विद एन इंटेंशन टू मूव, यानी कि किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या है हमारा इंटेंशन? मूव कराने का। देन इट डेवलप्स फ्रिक्शन, तो वहां पर एक फ्रिक्शन डेवलप होता है जिसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, दूसरा क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? उसी का पार्ट हमने बताया था। एक तो सेल्फ ऑटो एडजस्टिंग वाला हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो एक्सीड कराना है, मोशन कराना है, which can develop it developed force slightly beyond this body will starts moving, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which can develop, ठीक है, which can develop it applied force slightly beyond this body will starts moving, यानी कि इतना फोर्स हम अप्लाई करते हैं जिससे कि वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम। रूल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ रूल होते हैं। देखो, पहला रूल ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्यों ग्राउंडेड है, यहां पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये हमारा आर है, ठीक, और ये हमारा इसका वेट आपको पता है डाउनवर्ड्स लगता है mg, उसका नॉर्मल यानी कि आपको पता है r क्या है, ये एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स है। तो जितना एक्शन हो रहा है उसके ऊपर ही उतना ही रिएक्शन फोर्स लग रहा है r, यानी कि r को mg की इक्वल टू क्या है, इक्वल है, बराबर बैलेंस किए हैं। तो f मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं, यानी कि मैक्सिमम फोर्स आए तभी तो r पे कुछ वर्क डन होगा। तो मैक्सिमम एफएस मैक्सिमम यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन से मैक्सिमम, तो इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफएस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आप यूज करेंगे, हमने यूज कर लिया म्यू। तो यहाँ पे जो म्यू है, तो एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, ये कुछ और नहीं, म्यू हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू इज अपोज टू इंटेंशन ऑफ मोशन, यानी कि हमेशा जो इंटेंशन ऑफ या डायरेक्शन है मोशन की, वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या है, अपोजिट है। जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी, जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी, ये मोशन करा रहे हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि एफएस मैक्स ये होगा और ये हमारा इंटेंशन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस अगर कैसा है, सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस इन कांटेक्ट, यानी कि अगर सरफेस रफ है या हम कह सकते हैं मोर एडहेसिव है। एडहेसिव का मतलब क्या है कि उनके इंटरमोलिकुलर्स के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस में बिल्कुल गैप ना हो, बिल्कुल चिपक जाए, पहले फोर्स चिपक जाते हैं। अगर मान लो हमने गम या फेविकोल कुछ लगा दिया और दोनों सरफेस को ऐसे अपने हाथों को हमने पेस्ट कर लिया, जैसे फेविकोल लगा लिया, तो क्या ये मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे। तो वहां पर हम कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, मोर एडहेसिव फोर्स विल इंक्रीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब जानवर चिपक जाएंगे तो हम और ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक करेंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वो
इसका क्या है जाएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा केस क्या है कि एक और चीज, इट डज नॉट डिपेंड ऑफ एरिया। यहां पर एक चीज वर्ड छूट गया, एक फोर्स और छूट गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखो, अब कैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये बॉडी है, इस बॉडी को ऐसे रखा, तब भी इस बॉडी का वेट कितना है, mg ही रहेगा। इस बॉडी का वेट जो रहेगा नीचे की तरफ mg रहेगा। और अगर हम इस बॉडी को ऐसे रखते हैं तब भी इस बॉडी का वेट mg ही रहेगा, और ऊपर रिएक्शन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन r ही रहेगा। तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, यानी कि r पर डिपेंड कर रहा है और mg पर डिपेंड कर रहा है, r इक्वल टू mg। तो वो दोनों तो हमारे चेंज हो नहीं रहे हैं, ना ऐसे चेंज हो रहा है ना ऐसे चेंज हो रहा है, तो इन दोनों पे कोई चेंज होगा नहीं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस ऑफ एरिया, तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ये पॉइंट हो गए। ठीक, अब इसके बाद बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, उसको भी देख लेंगे हम। ठीक है, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी इज इन मोशन, काइनेटिक रिटार्डेड, काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड एंड स्टॉप्स द बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी लगातार मूव कर रही है तो इस फ्रिक्शन की हेल्प से वो बॉडी क्या होगी, रिटार्ड होगी। रिटार्ड का मतलब आपको पता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि वेलोसिटी को ये कम करता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा, यानी कि स्टॉप्स द बॉडी। ठीक है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल्स ये है कि इनडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया, जो हमने जैसा कि सेम पहले बताया था कि सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसे भी mg लगेगा, ऐसे भी mg लगेगा, और ये किसके जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो r और r पर डिपेंड कर रहा है, ना कि सरफेस एरिया पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस कैसी है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस रफ है या सरफेस स्मूथ है। आपको पता है सरफेस स्मूथ होगी तो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करेगा, फ्रिक्शन कम होगा, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। थर्ड क्या है, द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। पहली बात तो ये कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि जो एफ के से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ के, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, यानी कि एफ ऑफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के यहाँ पे हटाएंगे तो म्यू के यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आर, तो म्यू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के अपॉन आर। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो देख लेते हैं, फिर अब आज का लास्ट टॉपिक। क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या कि अगर किसी बॉडी पर, ठीक है, अगर किसी बॉडी पर क्या कर रहा है,
द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है यानी कि रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन पर, या हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज, जैसे कि हमारे पास सपोज कर लो ये सरफेस है, ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर आपको क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स, फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया F, तो जाहिर सी बात है इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा, Fs मैक्स। अब इन दोनों का जो, और यहां पर ये इधर नीचे क्या होगा, बॉटम में क्या होगा, वेट होगा, और इसका वेट यानी कि ये वेट को कौन बैलेंस करेगा, R, यानी कि रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब R और Fx का मैक्सिमम क्या होगा, वेक्टर लगाइए, वेक्टर फॉर्मूला रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट यानी कि इनके बीच का एंगल ये थीटा, तो इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो रिजल्टेंट ऑफ थीटा ये क्या आ जाएगा, Fs मैक्स एंड R, ये क्या हो जाएगा, Fs मैक्स एंड R, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो हमें इसी में निकालना है, ओके, ठीक, हमें यहाँ पे निकालना है। तो कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि tan थीटा, यानी कि जो थीटा होगा यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल की बात आ रही है, तो यहाँ पे हमें निकालना है tan थीटा। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द resultant of the, it is defined as the resultant of the limiting friction, resultant of the limiting friction, it is defined as the angle, sorry angle छूट गया, defined as the angle between resultant of the limiting friction and normal to the reaction, normal to the reaction, ठीक है, normal to the reaction। यहां पर हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि tan थीटा, अगर हम इसको यहाँ पर नेम दे दें, यहाँ पर कुछ नेम दे दें, इनको क्या दे दें, ये हमारा है, इसको नेम दे दे A, इसको नेम दे दे O, ठीक है, इसको नेम दे दे O, और ये हमारा हो जाएगा B, नेम हम दे रहे हैं इसको, यहाँ इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं, इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं, इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं B, और ये हमारा क्या हो जाएगा C, ठीक, ये इधर हमारा है, ठीक है, P है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखना, परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, BC अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, ये BC अपॉन BO, ठीक है, और BC की आपको वैल्यू पता है कि ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगा, Fs मैक्स अपॉन BO कितना है, BO हमारा कितना है, R, आपको पता है, ठीक है, और Fs मैक्स अपॉन R क्या होता है, म्यूएस होता है, जो हमने पहले रूल आप देखिए उसका, tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यूएस, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस। तो या हम ये कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि इसको यहां से ये भी कहेंगे द कोफिशिएंट ऑफ limiting friction
is equal to the tangent of angle of friction. ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज भी बता देते हैं थोड़ा सा, कि वो से मिनिमम वो एंगल जिस पर ऑब्जेक्ट अपने आप क्या करना लगे, मूव करना स्टार्ट कर दे। जैसे ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे देखो मोशन करना नहीं आसान होगा, इस सरफेस पे थोड़ा नहीं होगा, इस सरफेस पे थोड़ा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो ऐसा हम इंक्लिनेशन कर ले, ऐसा एंगल बना ले जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट अपने आप क्या करने लगे, मोशन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो उसी को वहां पर जो हमारा जो अप्लाई होगा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या होगा, इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल सरफेस बॉडी प्लेस्ड ऑन जस्ट बिगिन टू स्लो डाउन। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। ये हम बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।